फिजिक्स में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं दोस्तों, तो आपको ग्राफ्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्राफ्स पे आपके 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते ही रहते हैं। तो ग्राफ को कैसे ड्रॉ करें, कई सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये जो प्रॉब्लम है अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखते रहिए और आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ्स कैसे सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों, जो ग्राफ होता है एक्चुअल में होती है या तो स्ट्रेट लाइन होगी या तो फिर कर्व होगी। अब ये जो स्ट्रेट लाइन या तो फिर कर्व है, इसको ड्रॉ अगर करना है तो कम से कम आपके पास होने चाहिए 2 वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो जो वैरी करते हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे कि डिस्टेंस वैरी होता है, टाइम वैरी होता है, ये कोई भी एक क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी जो वैरी करती है, वो वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं करता। जैसे टाइम हमेशा दोस्तों चलते ही रहता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ये सारे टाइम पे डिपेंडेंट है, इसलिए इनको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी रिलेशनशिप होगी, उस रिलेशनशिप में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसको लेंगे हमेशा आप एक्स एक्सिस पे। याद रखना दोस्तों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी ऑन एक्स एक्सिस और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कहां पे होना चाहिए, वाई एक्सिस पे होना चाहिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हम यहां पे लेंगे, इंडिपेंडेंट यहां पे लेंगे। अब देखो दोस्तों, आपको कोई भी एक रिलेशनशिप, कोई भी एक इक्वेशन होगा, उस इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है। जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस इक्वेशन को मैंने ले लिया। अब यहां पे एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y, तो ये दोनों यहां पे वेरिएबल है। c जो है वो कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, और m क्या होता है, स्लोप होता है। ये एक्चुअल में है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको अगर मुझे ड्रॉ करना है, इस इक्वेशन को, यहां पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, तो मैं क्या करता हूं, x की वैल्यूज ले लेता हूं। अब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू पहले ले लेता हूं, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसकी वैल्यूज मैं बाद में कैलकुलेट करके यहां पे लिखने वाला हूं। अब सपोज दोस्तों कि मैंने पहले ग्राफ बनाया c इक्वल टू 0 के लिए, तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी जो वैरी नहीं होगा, तो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूं तो इक्वेशन बन जाएगा y इज इक्वल टू mx। अब m की जो वैल्यू है, उस m की वैल्यू भी मैं 1 कंसिडर कर लेता हूं, क्योंकि वो भी क्या रहेगी, एक कांस्टेंट ही रहेगी। बाद में बताता हूं कि m क्या होता है। अब m की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली, तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, तो y इज इक्वल टू 0। तो देखो x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 0। जब मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं तो y इज इक्वल टू 1 इंटू 1, 1 हो गया, तो ये भी 1 आ जाएगा, क्योंकि c की वैल्यू तो 0 ही है। और अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, क्योंकि c की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 2 इंटू 1 2। तो दोस्तों ये मुझे 3 वैल्यूज मिल गई। अब मुझे ग्राफ निकालना है, तो ग्राफ कैसे निकलेगा, तो ये देखो, ये ग्राफ है c इक्वल टू 0 के लिए। तो यहां पे देखो मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू यहां पे प्लॉट कर लेता हूं, 0, ये x 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3, इधर x वैरी करेगा और जो y की वैल्यू है वो यहां पे वैरी करेगी। तो x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू 0 है, तो मैंने यहां पे इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 1, ये आ गया आपका पॉइंट। x इक्वल टू 2 के लिए y इज इक्वल टू क्या है, 2 है, तो ये आ गया पॉइंट। अब मैंने एक लाइन खींच दी और मुझे मिल गया ये ग्राफ। देखा दोस्तों कैसे ग्राफ आ रहा है, आप जरा ऑब्जर्व करना उसको। अब देखो, अगर मैंने c की वैल्यू 1 ले ली, यानी कांस्टेंट की वैल्यू 1 ले ली, तो x जब 0 होगा तो y की वैल्यू आएगी 1, क्योंकि c 1 है, ये 0 हो जाएगा। x अगर 1 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, x इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। जब आप यहाँ पे पुट अप करें तो आपको समझ में आएगा। तो देखो दोस्तों, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो ये होगा, x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 0 है, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, यानी ये पॉइंट। x इक्वल टू अगर 1 है तो y इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 1 के लिए y इक्वल टू 2, यानी ये पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट और इसके बाद में इधर आएगा, तो आप इनको अगर जोड़ लेते हो तो ये आपका ग्राफ आएगा c इक्वल टू 1 के लिए। वही अगर मैं कांस्टेंट को निगेटिव ले लेता हूं, माइनस ले लेता हूं, तो जो वैल्यूज आएगी कुछ -1 1 और 2 ऐसी होगी। तो इसको अगर हम प्लॉट करते हैं -1 1 2, तो
आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। अब ये जो तीनों ग्राफ है दोस्तों, इनको जरा आप कॉन्सेंट्रेशन से देखो तो आपको पता चलेगा कि C जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो ग्राफ शिफ्ट होता है अपर साइड, अगर C की वैल्यू निगेटिव होती है तो ग्राफ शिफ्ट होता है डाउनवर्ड साइड, और अगर C 0 है तो ग्राफ ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो अगर कांस्टेंट की वैल्यू 0 है तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, कांस्टेंट पॉजिटिव तो ऊपर से, और कांस्टेंट अगर निगेटिव है तो नीचे से ग्राफ स्टार्ट होगा। अब देखो दोस्तों, यहां पे आपने क्या किया है, जो m है उसकी वैल्यू 1 ली है ना। तो ये m क्या है, तो एक्चुअल में आपने 9th-10th क्लास में स्लोप पढ़ा होगा दोस्तों। तो m इज नथिंग बट स्लोप। m क्या है, स्लोप है। देखो यहां पे मैं क्या करता हूं कि y इज इक्वल टू एम एक्स लिखता हूं। c की वैल्यू सपोज 0 है, c की वैल्यू अगर 0 है तो y इज इक्वल टू एम एक्स हो गया, तो m इज इक्वल टू y बाय एक्स। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं चेंज इन y बाय चेंज इन x भी लिख सकता हूं। तो y इज इक्वल टू चेंज इन y बाय चेंज इन x, और ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपका स्लोप। तो यहां पे आपको स्लोप मिल जाता है। तो m इज नथिंग बट स्लोप। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसमें m क्या दिखाता है, उस लाइन का स्लोप दिखाता है। x क्या है, x वेरिएबल है, x एक्सिस का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और c क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर आपको इस तरीके का कोई भी इक्वेशन आता है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। जैसे अगर आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन दिया है, अभी जो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो है v इज इक्वल टू u प्लस at। अब दोस्तों यहाँ पे टाइम तो वेरी कर रहा है और उसके हिसाब से फाइनल वेलोसिटी वेरी करती है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने क्या कर लिया, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, मैंने उसको v इज इक्वल टू at प्लस u कर लिया, इसके फॉर्म में लिख लिया। अब जैसे ही आपने इसके फॉर्म में इसको लिखा, आपको पता चला कि u क्या है, आपका कांस्टेंट है। यहाँ पे t तो वेरिएबल है, यानी ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, और a जो है एक्सेलरेशन, ये किसकी वैल्यू है, ये एक्चुअल में स्लोप की वैल्यू है। तो दोस्तों अगर ये ग्राफ आप बनाते हो, x की जगह पे क्या आएगा, टाइम आएगा, यहाँ पे y की जगह पे v आएगा, तो ये जो m है यानी स्लोप है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। यानी ये जो ग्राफ आप बनाओगे, अगर आप vt ग्राफ बनाते हो तो उसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा। है दोस्तों समझ में, वो एक्सेलरेशन होगा। तो ऐसे आप, तो ऐसे इक्वेशन दिया है तो आप ऐसे ग्राफ इसका बनाओगे। अब यहां पे अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है तो आपका जो ग्राफ होगा वो ये होगा, जो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 के लिए ये ग्राफ है। अगर u की वैल्यू कुछ दी है, जैसे कि पॉजिटिव, अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी है किसी कार की, तो उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। वही अगर इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। दोस्तों आया आपको समझ में? ओके चलो ठीक है। अब देखो ये तो हमने इस इक्वेशन के लिए बना लिया। अगर सपोज आपको दूसरी तरीके का इक्वेशन आ गया, जैसे y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये जो m है ये एक्चुअल में स्लोप है। तो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप था, स्लोप पॉजिटिव था, प्लस m था, इसलिए ये पॉजिटिव यानी इंक्रीजिंग था, स्लोप इंक्रीजिंग था। जबकि यहाँ पे निगेटिव है इसलिए ये डिक्रीजिंग होगा। और सेम थिंग अगर c 0 है, अगर कांस्टेंट की वैल्यू 0 है तो वो 0 से स्टार्ट करेगा, कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो ऊपर से स्टार्ट करेगा, कांस्टेंट की वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो वो नीचे से स्टार्ट करेगा। आया आपको समझ में? अब देखो ये जो इक्वेशन है, जैसे कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो है, या तो फिर आपने ऊपर से किसी जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने छोड़ दिया है ना, तो उसके लिए जो इक्वेशन आता है वो इक्वेशन ये है। अगर आपने कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ उसको छोड़ा है तो उसका इक्वेशन ये आएगा, है ना। तो क्या आएगा, ये एक्चुअल में है v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, लेकिन मैंने क्या कर लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया इसके फॉर्म में, है ना। तो देखो अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी। तो जब भी आप उसको छोड़ रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी कांस्टेंट ही होगी, है ना। और टाइम वेरी करेगा, तो जितना टाइम वेरी करेगा उसके हिसाब से वेलोसिटी वेरी कर रही है। तो देखो दोस्तों इन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपको पता चल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, और ये जो m है उसका काम कौन कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कर रहा है। तो स्लोप क्या दिखा रहा है यहाँ पे, स्लोप इज नथिंग बट ग्रेविटेशन। तो इस ग्राफ का भी मैं स्लोप निकालता हूं तो वो एक्चुअल में क्या होगा, ग्रेविटेशन में निकाल रहा हूं। ठीक है।
अब देखो यहां पे अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ग्राफ ये आएगा, इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ग्राफ ये आएगा, और इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है तो ग्राफ ये आएगा। तो आया दोस्तों आपको समझ में, है ना इंटरेस्टिंग। अब देखो कांस्टेंट अगर है कोई चीज है, यानी वैरी नहीं कर रही है, जैसे y वैरी नहीं कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा? तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। देखो यहाँ पे y और x, तो x चाहे कितना भी वैरी हो जाए y वैरी नहीं होगा, तो y इज कांस्टेंट, यानी y की वैल्यू जो है वो सेम ही है। अगर वो पॉजिटिव है तो ये ऊपर आएगा, अगर वो निगेटिव है तो ये नीचे जाएगा। आया दोस्तों समझ में? तो ऐसे आपके ग्राफ्स निकलते हैं। आपको बस देखना है इस तरीके के जो इक्वेशंस है, जैसे अब ये y इक्वल टू सी, यानी y अगर कांस्टेंट है, एक वैल्यू है कोई भी, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। आया आपको समझ में? अब देखो तीसरा आपका जो ग्राफ है, सॉरी फोर्थ जो आपका ग्राफ है वो है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अगर इस तरीके का कोई भी इक्वेशन आता है आपको, तो उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? तो देखो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 0 होगी, यानी ग्राफ स्टार्ट करेगा 0 से। x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। x की वैल्यू अगर 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर है यानी 4, तो y की वैल्यू 4 फॉर x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू अगर 3 हो गई तो y की वैल्यू 9। यानी अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको पता चलेगा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, जिसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल कर्व, यानी इंक्रीजिंग कर्व, है ना। इसका जो स्टीपनेस है दोस्तों ये चेंज हो रहा है। देखो शुरू में स्टीपनेस कम है, बाद में स्टीपनेस ज्यादा है ना। तो ये इसकी जो ढलान है वो जरा ज्यादा हो रही है, बाद में इनिशियल में कम है। इसको नोट डाउन करना। अब देखो यही अगर मैं माइनस एक्स, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए तो आप ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? तो यहां पे देखो बस y की वैल्यू जो है ना वो निगेटिव में आने वाली है, तो x की वैल्यू 0 1 2 3 अगर आप इस इक्वेशन में रखते हो तो y की जो वैल्यू है वो आएगी आपकी 0 1 4 9, लेकिन कैसे? माइनस, तो 0 -1 -4 -9 ये वैल्यू होगी। जो वैल्यूज यहाँ पे होती है y एक्सिस पे नीचे होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको हम निगेटिव लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। आया समझ में? तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। अगर इसी में आपको ऐसा इक्वेशन आ जाए y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा इक्वेशन आ जाए और वहां पे आपको a और b, यानी आप यहाँ पे ये जो a और b है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो a और b की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 2 3 4 कुछ भी आ जाएगी उसकी वैल्यू, है ना। तो पॉजिटिव कांस्टेंट लेकिन वो होने चाहिए, कोई भी वैल्यू इसमें से नेगेटिव नहीं होगी। तो ऐसा अगर इक्वेशन है तो इसका भी ग्राफ बिल्कुल सेम ऐसे ही आता है। तो ये ही उसका ग्राफ है, ऐसे ही इसका ग्राफ भी आता है। याद रखना दोस्तों, इस तरीके का इक्वेशन है तो ग्राफ कैसा आएगा? इसी के जैसा आएगा, है ना। अब देखो कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में देता हूं आपको। जैसे कि अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r। तो अगर आपकी रेडियस कांस्टेंट है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², यानी जिस वेलोसिटी से कार घूम रही है सर्कुलर मोशन में, उसके स्पीड पे उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिपेंड करता है, और रिलेशनशिप ये है। तो अगर आपको पूछा है कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, तो उसका ग्राफ दोस्तों इस तरीके से आएगा। वैसे ही आपके पास सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। यहाँ पे t वेरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी s वेरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अगर ऐसा इक्वेशन आपको दिया है तो उसका ग्राफ भी कैसे आएगा? देखो ये इस इक्वेशन को आप कंपेयर करिए तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन बिल्कुल इसके तरह है, यानी इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से आने वाला है ना। अब यहाँ पे जो u है उस पर डिपेंड करता है कि ये ग्राफ कैसे आएगा। उसके बाद में ये जो थर्ड है s इज इक्वल टू -gt², इसको ऑब्जर्व करो, ये बिल्कुल आपको इसकी तरह दिख रहा है ना। तो ये भी किसके लिए है? ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अगर आपने किसी बॉडी को छोड़ दिया ऐसे ही, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है या तो फिर उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला है। तो उसका ग्राफ कैसे आएगा दोस्तों? ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये कुछ एग्जांपल्स है, रियल टाइम फिजिक्स के फॉर्मूलेज है जिनका ग्राफ आप समझ सकते हो यहां से। अब अगर आपका a पॉजिटिव है, इसी इक्वेशन में अगर a पॉजिटिव और b निगेटिव है,
तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ये जो x स्क्वायर है ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो इसका इफेक्ट बढ़ने लगता है जब इसकी वैल्यू x की वैल्यू जब बढ़ने लगती है तो इसका इफेक्ट बढ़ने लगता है। जब x की वैल्यू छोटी होती है तो इसका इफेक्ट कम होता है, लेकिन जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे ये इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आता है ना, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है ax माइनस bx स्क्वायर। ये जो ग्राफ है दोस्तों ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ग्राफ है। तो देखो इसका जो ग्राफ है वो मैच करता है प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन से। तो आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा, उसमें जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस g बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। तो ये बिल्कुल इसको फॉलो करता है। इसको और इसको कंपेयर करो तो आपको दिखेगा कि इसका ग्राफ ऐसे ही आता है। यहाँ पे tan थीटा क्या है, ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, जबकि g माइनस जी बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये माइनस b का काम कर रहा है। तो इसका ग्राफ इस तरीके से है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है वो ये वाला है, ये बहुत बार आता है JEE नीट में। तो अगर कोई भी रिलेशनशिप में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप अगर है तो उसका ग्राफ दोस्तों ऐसे ही आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, अगर x इंक्रीज होता है तो y डिक्रीज होता है। तो x यहां पे इंक्रीज हो रहा है इधर जाते वक्त, तो y क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उसकी रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से आएगी। अब ऐसे ही अगर y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है तो फिर क्या करें, तो उसका ग्राफ भी दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही आएगा, सिर्फ क्या होगा, स्टीपनेस बढ़ेगा। तो ये x स्क्वायर के लिए आएगा, ये x क्यूब के लिए आएगा, और ग्राफ कुछ इस तरीके से आएंगे। तो इनका जो स्टीपनेस है वो स्टीपनेस क्या होगा, बढ़ते जाएगा। आया समझ में आपको? तो इस तरीके से ग्राफ्स निकलते हैं। वैसे यहां पे भी आप देख सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका भी स्टीपनेस बढ़ेगा। अगर ये मैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब इसका ग्राफ निकालना चाहता हूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से निकलेगा, x⁴ का कुछ इस तरीके से। यानी इसका जो स्टीपनेस है, यानी जो ढलान है, जो स्लोप है, वो स्लोप क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आया समझ में? जितनी पावर बढ़ेगी उतना स्लोप बढ़ेगा। अब आपको सिंपली पता है कि जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। यहां पे देखो, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर आपको पूछा है कि प्रेशर और एरिया इसका ग्राफ निकालो तो उसका ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला आएगा दोस्तों। अब देखो ये होने के बाद कुछ कुछ जगह पे बहुत ही रेयर केस है कि उसमें आपको इस तरीके के ग्राफ आए, इस तरीके का इक्वेशन आए। जैसे कि ऑसिलेशंस में इस तरीके का जो इक्वेशन है वो आता है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ऐसा इक्वेशन आपको दिया है, यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल है, और ए क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा इक्वेशन आपको दिया है तो ये एक्चुअल में सर्कल का इक्वेशन है दोस्तों। इसका जो ग्राफ आएगा ये ऐसे सर्कल की तरह, यहाँ पे ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये आएगा एक सर्कल की तरह, और उसकी जो रेडियस होगी वो इस कांस्टेंट के बराबर होगी। यहाँ पे ए कांस्टेंट है इसलिए इसकी रेडियस क्या है, ए है ना। अब देखो कुछ कुछ जगह पे ये इस तरीके का इक्वेशन भी आता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। या तो फिर आपको ये कुछ इस अलग इसमें, यानी इसको सॉल्व करके जो आता है वो भी आपको दिया रह सकता है, जैसे कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको इस फॉर्म में भी ये दिया रह सकता है ना। अगर ऐसा है दोस्तों तो ये एक इलिप्स का इक्वेशन है, और इलिप्स का जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। यहाँ पे जो सेमी मेजर एक्सिस होगा, जो बड़ा होगा, ए की जो वैल्यू ज्यादा है वो सेमी मेजर एक्सिस होता है और वो ये होता है, और जो छोटा होगा वो बी, उसका वैल्यू कम होगा, इसको सेमी माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से कोई भी इक्वेशन हो उसका ग्राफ बनता है। तो ऐसे आपको क्या करना है, बस ये जो 7-8 मैंने फॉर्मूले दिए हैं, इन फॉर्मूले को याद रखना है, और कोई भी क्वांटिटी, जैसे मैंने रियल टाइम आपको एग्जांपल भी दिए, कोई भी क्वांटिटी उसका यहाँ पे वैल्यूज डाल के आपको पता चल जाएगा कि वो किससे मैच कर रहा है ना। तो वो जिससे भी मैच करेगा उसका ग्राफ आप आसानी से बना सकते हो। तो बस आपको ये 7-8 ग्राफ है जिनको याद करना है, इसको याद कर लेते हो तो कोई भी इक्वेशन है आप इससे मैच करके देखो और उसका ग्राफ आसानी से बना लो। है ना इंटरेस्टिंग? तो दोस्तों
अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए